हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं अपना चैप्टर थर्ड क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। तो देखो, इस चैप्टर का नाम क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब कि हम इस चैप्टर में समझेंगे कि हमारी अर्थ के इंटीरियर में क्या है, क्यों है, कहाँ पे कितना है, और हमें इन सब के बारे में पता कैसे चलता है, सोर्स क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो, जो हमारा अर्थ का रेडियस है ना, वो है 6370 किलोमीटर अंदर तक। डायमीटर इसका हो जाएगा डबल। अब देख लो हमारी अर्थ कितनी बड़ी है, और हम इसके अंदर तक जा नहीं सकते, हम अपने अर्थ के अंदर आर पार थोड़ी जा सकते हैं। तो हमें जो नॉलेज मिलती है ना, अंदाज जैसे हल्का फुल्का हम जो खुदाई करते हैं, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो हमारे सोर्स है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं दो में। एक हो गया डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो हम देख रहे हैं वो सोर्स, और जो इनडायरेक्ट जो अंदाजों से पता लगा रहे हैं और मटेरियल देख के वो चीज़। सबसे पहले देखो आ जाएंगे डायरेक्ट में क्या क्या चीज़ है। मेन आ रहा है डायरेक्ट में, जो हम माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरे को कैसी टाइप की रॉक मिल रही है, कहाँ तक क्या। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जो गोल्ड माइंस है साउथ अफ्रीका की, वहाँ पे मैंने कितने नीचे खुदाई कर रही है, 3-4 किलोमीटर तक। मतलब मैं खोदने के बाद भी सिर्फ इतना ही देख सकती हूँ। और मेरी अर्थ का डायमीटर देखो, रेडियस कितना ज़्यादा था, मतलब इतना तो मैं जान ही नहीं सकती, सिर्फ इतनी मैं खुदाई कर पाई हूँ। और कह रहे साइंटिस्ट ने ना नंबर ऑफ प्रोजेक्ट चला रखे हैं कि मैं अंदर तक खोद के जान सकूं क्रिस्टल पोर्शन में। जैसे एग्जांपल है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। डीपेस्ट ड्रिल है मैंने वो कहाँ करी, आर्कटिक ओशन कोला में, और ये भी कितने नीचे तक मैं कर पाई हूँ, सिर्फ 12 किलोमीटर तक। दूसरा मेरा सोर्स आता है वोल्केनिक इरप्शन। इसमें मैं कैसे पता लगाती हूँ, जो भी मेरा अंदर से मटेरियल आ रहा है ना मोल्टन, वो मेरी सरफेस पे आ जाएगा। फिर आता है देखो वोल्केनिक इरप्शन। इसमें क्या होता है, जो मेरा मोल्टन मटेरियल है ना, वो मेरी सरफेस पे आता है, और देखती हूँ कि क्या मेरा मटेरियल आया है, किस क्वांटिटी में, किस लेवल से आया, कितने नीचे से आया। फिर मेरा नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट सोर्स। ये तो मेरी डायरेक्ट चीज़ें देख रही थी, मैंने लावा देखा है, मैंने मटीरियल देखा है। इनडायरेक्ट में आ जाएंगे, जैसे कि मान लो माइनिंग कर रही थी मैं, तो मैं मान लो 2 किलोमीटर तक मैंने माइनिंग करी है, तो मैं ये अंदाज़ा लगाऊंगी 1 किलोमीटर पे नीचे जाने पे मेरा टेम्परेचर इतना कम होता है, इतना प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो मैं उससे अंदाज़ा लगा लूँगी। अगर मैं 6000 किलोमीटर नीचे जाऊँगी तो मेरा टेम्परेचर और प्रेशर कितना इंक्रीज या डिक्रीज होएगा। सेकेंड हम क्या देखते हैं, डेंसिटी। मैं ये देखती हूँ जितना मैं नीचे जा रही हूँ मेरी डेंसिटी उतनी इंक्रीज हो रही है। फिर क्या कह रहे हैं, जो टोटल थिकनेस है ना, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं मेरा टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी कितनी नीचे कितनी मिलेगी। एक और सोर्स क्या है, मेट्योर्स। देखो हम क्या करते हैं, जो मेट्योर्स है ना, वो मेरे अर्थ के ऊपर पड़ते हैं। देखो यहाँ पे बता रखा है, ये मेरे को मिलते हैं, बाहर से आ रहे हैं मेट्योर्स मेरी अर्थ के ऊपर। मैं इनके स्ट्रक्चर को पढ़ रही हूँ कि ये कैसे हैं, क्यों, क्योंकि जो जितने भी सॉलिड बॉडीज़ है ना, वो सारी की सारी सेम बनी है। मान लो मेरे पास एक एस्ट्रॉइड आया है अर्थ के ऊपर, ठीक है, इसका जो बाहर का पार्ट था ना, वो हो सकता है वो तो यार जल गया या टूट फूट गया, क्योंकि बहुत स्पीड में नीचे गिरा है ना ये अर्थ पे। तो मेरे पास क्या मटेरियल बचा, ये सेंटर, मतलब जो मेट्योर का सेंटर जैसा है, मैं मान लूँगी कि मेरा अर्थ का सेंटर भी ऐसा ही होगा। तो मैं इसकी स्टडी कर लेती हूँ इनको लैब में ले जाके। नेक्स्ट मेरा इनडायरेक्ट सोर्स आता है ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी। ग्रेविटेशन में देखो हम क्या देखते हैं कि जो मेरी अर्थ है ना, वो एकदम गोल नहीं है, वो ऐसे फ्लैट है, मतलब पोल के पास से डिस्टेंस कम है और इक्वेटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो मैं इससे ये अंदाज़ा लगाऊंगी कि यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, वो चीज़ है। फिर मैग्नेटिक फील्ड से भी मैं देख लूँगी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, आयरन मटेरियल से, मतलब उससे रिलेटेड। तो जहाँ पे ज़्यादा होगा मतलब वहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक आयरन मेरा मटेरियल मिल रहा है अंदर अर्थ के। सिस्मिक एक्टिविटी में आ रहा है हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का पहले सिंपल डेफिनेशन क्या है, शेकिंग ऑफ द अर्थ। ये क्यों शेक होती है अर्थ, क्योंकि जो रिलीज ऑफ एनर्जी होता है ना, उसकी वजह से वेव्स निकलती है, ट्रेवल करती है अलग अलग डायरेक्शन में, और मेरी अर्थ में जो है मूवमेंट होती है। क्योंकि रॉक्स के पीछे फोल्ट होता है, जब एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो रॉक स्ट्रेटा होती है वो प्रेस करते हैं, मतलब ऐसे रॉक थी वो इसके ऊपर प्रेस कर रही है, दूर जा रही है, पास जा रही है, उससे क्या है, मूवमेंट होती है और फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फिर या तो क्या हो जाएगी, आपस में टूट जाएगी या डिफॉर्म हो जाएगी या दूर पास चली जाएंगी, ये सारी चीज़ें होती है, और एनर्जी रिलीज होती है और वो हर एक डायरेक्शन में फैल जाती है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि हमारी अर्थ के नीचे क्या हम प्लेट्स है, प्लेट्स मूव होती रहती है। तो अगर पास आ रही है, दूर जा रही है, टकरा रही है, टूटे फूटेंगी या कुछ भी होगा, तो उससे एनर्जी क्रिएट होगी। जिस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उसको मैं बोलूँगी फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, और उसको मैं क्या बोल देती हूँ, हाइपोसेंटर भी बोल सकती हूँ। एपिसेंटर कहाँ है, जहाँ पे सबसे पहले सरफेस पे मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वेव को।
आप ये समझ लो ये मेरी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। तो देखो ये जो अंदर पॉइंट है ना जहाँ पे अर्थक्वेक आया है, इसको मैं बोलूँगी फोकस और हाइपोसेंटर। लेकिन जो एकदम इस पॉइंट के ऊपर जहाँ अर्थ पे मेरा सबसे ऊपर पॉइंट है सीधे यहाँ जाके, जहाँ मैं सबसे पहले फील करूँगी वेव्स को, वो मेरा हो जाएगा ईपी सेंटर। तो आप ऐसे याद रखो, ई से एपी सेंटर और ई से अर्थ पे पॉइंट है वो एपी सेंटर है, ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स ये भी कई टाइप की होती है, हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो देखो जो नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं वो मेरे कहाँ तक आते हैं, अर्थ में 200 किलोमीटर नीचे तक। और एक सिस्मोग्राफ होता है जिससे मैं ये सारी की सारी वेव्स को मेज़र करती हूँ। दो टाइप की हो जाएंगी, बॉडी वेव्स और सरफेस। अब आपने सिंपल सी बात याद रखें, जो बॉडी में यानी कि अर्थ में आ रही है वेव्स वो बॉडी वेव जहाँ जनरेट हो रही है, जो सरफेस पे आ रही है अर्थ के सरफेस वो सरफेस वेव हो जाएंगी। बॉडी वेव क्यों जनरेट होती है, जब वो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है ना हर एक डायरेक्शन में अर्थ की बॉडी के अंदर। और सरफेस मतलब कि जब सरफेस के ऊपर रोक आके टकराएगी एक दूसरे से, सरफेस के ऊपर वेव जनरेट हो रही है तो सरफेस वेव। इसको भी मैं बॉडी वेव को दो टाइप में डिवाइड कर लूँगी, पी वेव और एस वेव। पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी। नाम से ही क्लियर है, प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले आ रही है, सबसे फास्टर है और सबसे पहले आती है, इसलिए मैं इसको प्राइमरी बोल देती हूँ। ये साउंड वेव से सिमिलर होती है और ये गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों से ट्रेवल कर सकती है। तो मेन आपने यही पॉइंट याद रखने, इसकी पहले आएगी, फास्ट है और ये तीनों चीज़ से ट्रेवल कर सकती है। टी वेव्स है ना वो वाइब्रेट करती हैं पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द वेव, मतलब इस डायरेक्शन में अगर वेव जा रही है तो ये इस ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती चलेगी। एस वेव क्या है, सेकेंडरी वेव हम इसको बोलते हैं, इसकी एस से सेकेंडरी। ये ट्रेवल करती है सिर्फ सॉलिड मटेरियल से, तो एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड, मतलब ये सॉलिड मटेरियल से ही ट्रेवल करेगी। तो हम इसकी हेल्प से ही साइंटिस्ट पता लग पाते हैं, हम इसकी हेल्प से ही पता लगा पाएंगे कि साइंटिस्ट कि देखो जहाँ पे सॉलिड होगा अर्थ के अंदर वहीं से ये ट्रैवल कर पाएगी, मतलब कि जहाँ पे लिक्विड पार्ट है वहाँ तो ये ट्रैवल कर ही नहीं पाएगी। तो मैं ये अंदाज़ा लगा लूँगी यहाँ से ये वेव गई है तो यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ से नहीं गई तो यहाँ पे सॉलिड नहीं है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मतलब ये मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ के वापस आ जाना, और एक रिफ्रैक्शन होता है डायरेक्शन ऐसे चेंज कर लेना, वो हम आगे अब डिटेल में देखेंगे। मतलब ये मेरा अर्थ था, ये यहाँ पे है, तो ये सेकेंडरी वेव यहाँ गई और टकरा के फिर ऐसे मुड़ जाएगी, हल्का सा रास्ता चेंज कर लेगी अगर इनको सॉलिड नहीं मिला तो। ये सबसे ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव होती है, इनसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक होता है, ठीक है। फिर इनकी जो डायरेक्शन होती है वाइब्रेशन की वो परपेंडिकुलर होती है, उनकी पैरेलल थी, इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। शेडो जोन क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिस एरिया में मेरी वेव्स गई ही नहीं है, पहुँचेगी नहीं, मैं उसको शेडो जोन बोल दूँगी। जोन होता है 105 डिग्री से 145, उसको मैं बोल दूँगी शेडो जोन। इसमें दोनों टाइप की वेव्स मेरी नहीं जाएगी सेम। तो 105 है ना से आगे तक, वहाँ पे तो मेरी एस वेव जाएगी नहीं, मतलब ये मेरा अर्थ था, ये बीच में सेंटर है। 105 के बाद तो ये जाएगी ही नहीं, और इतने में यहाँ पे आ जाएगी पी वेव्स, यहाँ पे शेडो जोन दोनों का है, और पी वेव का एस वेव इसके बाद आएगी नहीं। फिर टाइप ऑफ अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, मतलब जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हो रहे, वोल्केनो की वजह से हो रहे, वो वोल्केनिक अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक क्या है, जहाँ पे इंटेंस माइनिंग हो रही है वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलैप्स होने की वजह से, मतलब मान लो यहाँ पे ज़मीन थी, मैंने यहाँ माइनिंग कर दी, ठीक है, यहाँ पे इतनी, तो ये जो ज़मीन है ये नीचे धड़ाम से कोलैप्स हो जाएगी ना, तो वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाएगा। एक्सप्लोजन मतलब अगर मैं कोई केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइस से एक्सप्लोजन करती हूँ तो पूरे आसपास में मेरे को वाइब्रेशन आएगी ना, वो चीज़। रिजर्वेयर में कैसे आ जाएगा, यहाँ पानी भर रखा था इस पूरे एरिया में, ठीक है, इसमें पानी भरा था और ये किनारा पानी में ऐसे टूट गया इधर, तो एकदम से धड़ाम से पूरा ज़्यादा पानी निकलेगा और ये पूरा एरिया ऐसे धस जाएगा नीचे, तो आस पास की जगह में क्या है वाइब्रेशन आ जाएगी, तो अर्थक्वेक में यहाँ पे फील करूँगी। फिर मेजरिंग अर्थक्वेक, मैं कैसे कैसे अर्थक्वेक को नापती हूँ। एक तो होता है रिक्टर स्केल और एक मर्सली स्टेट, इसमें हम मैग्नीट्यूड को नापते हैं, ठीक है, 0 से 10 तक। मरकली में क्या हो जाएगा, इसमें मैं इंटेंसिटी नापती हूँ, ये होता है 1 से 12 तक। अब इफेक्ट क्या होता है अर्थक्वेक के, ग्राउंड शेकिंग होएगी, डिफरेंट ग्राउंड सेटलमेंट हो जाएंगे, लैंड और मड स्लाइड आ जाएगी, मतलब एकदम से लैंड टूट के नीचे गिर गई, या स्लाइड मड नीचे आ गया पूरा कीचड़ बह के, सोइल लिक्विफिकेशन हो जाएगा, ग्राउंड लर्चिंग हो जाएगा, एवलांचे, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स फॉर डैम एंड लीवेज फेलियर, फ्लड्स आ जाते हैं, डैम टूट जाएगा अर्थक्वेक की वजह से।
फायर्स, आग लग गई कहीं जंगल में, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो गया, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सुनामीज भी इसी वजह से आते हैं। जब ओशन में अर्थक्वेक आ रहा है तो उसकी वो मैं बोल देती हूँ सुनामी। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसमें सबसे पहले आता है क्रस्ट। ये मेरे अर्थ की एकदम देखो यहाँ पे क्रस्ट ऊपर, फिर मेंटल और अंदर एकदम कोर। तो मेरा सबसे ऊपर का सॉलिड पार्ट है। ये ब्रिटल होता है नेचर में। इसकी जो थिकनेस होती है ना, मोटाई, वो डिपेंड करती है। मतलब ओशन देखो मेरा यहाँ पे ओशन यूं है तो यहाँ पे थिकनेस कम हो जाएगी और कॉन्टिनेंट पे मोटाई हो जाएगी। और टाइप ऑफ रॉक्स इसमें मिलेगी, ज़्यादातर बेसाल्ट है और इसकी जो डेंसिटी है वो 2.7। मेंटल क्या है, जो क्रस्ट के नीचे का पार्ट है वो मेंटल है। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलेगी मेरे को डेप्थ में 2900 किलोमीटर नीचे। मतलब कोई भी दो लेयर है ना मेरी अर्थ की, उनके बीच का जो गैप है ना, डिस्कॉन्टिन्यूटी, उसको मैंने एक नाम दे रखा है। तो अर्थ और क्रस्ट के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या होगा, मोहो। जो अपर पोर्शन है ना मेंटल का, उसको मैं स्टेनोस्फीयर कहती हूँ। ये मेन सोर्स होता है मैग्मा का, यहाँ से ही आता है वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं। इसको मैंने अलग नाम क्यों दिया है, क्योंकि एक तो इसका फॉर्म अलग है, सॉलिड नहीं, ये सेमी लिक्विड है, एकदम लिक्विड सा पार्ट है जो मूवमेंट होती रहती है इसमें। और जो ऊपर क्रस्ट और अपर पार्ट है मेंटल का, उसको मैं बोल देती हूँ लिथोस्फीयर। इसकी रेंज है 10 से 200 किलोमीटर तक। और जो लोअर मेंटल है एस्थेनोस्फीयर के नीचे, वो सारी सॉलिड में है। ठीक है, मेंटल के दो पार्ट हो गए। मेंटल का ऊपर का पार्ट मेरा एस्थेनोस्फीयर हो गया और मेंटल और क्रस्ट मिला के मेरा लिथोस्फीयर हो गया। नीचे का मेरा मेंटल सॉलिड है। नेक्स्ट है मेरा कोर। कोर और मेंटल की जो बाउंड्री है वो कहाँ है, 2900 किलोमीटर नीचे। जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है और जो इनर कोर है वो मेरा सॉलिड स्टेट में है। डेंसिटी है जो है इसकी 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक है। और जो कोर है वो किससे बना है, हैवी मटेरियल से, मोस्टली निकल और आयरन। मैं इसको नीफे लेयर भी बोल देती हूँ क्योंकि इसमें निकल और एफी से मतलब कि आयरन मिलता है। ये देखो, ये मेरा सबसे बीच में डेंस मटेरियल क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला था ना पिछले चैप्टर में, आपको समझाया था कि ज़्यादा भारी चीज़ें नीचे बीच में बैठ जाती है, हल्का मटेरियल ऊपर तैरता है। प्लस यहाँ पे इस सारी चीज़ का वजन है, तो प्रेशर की वजह से ये सारा सॉलिड पार्ट हो गया है जो अंदर वाला कोर है। ठीक है, फिर है वोल्केनोस एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म। क्या क्या होते हैं, वोल्केनो क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे गैस, ऐश और मोल्टन मटेरियल जो है वो निकलता है ग्राउंड में से। वोल्केनो को हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं अगर वो अभी थोड़े टाइम पहले निकला है मटेरियल। तो मैं डिवाइड कर लूँगी नेचर ऑफ इरप्शन के बेस पे और डेवलप की सरफेस पे हो रहा है उसके बेस पे कितने टाइप के वोल्केनोज होते हैं। टाइप ऑफ वोल्केनो में शील्ड ऑफ वोल्केनो, मतलब कि आप ये देखो, शील्ड की फॉर्म में अगर कोई वोल्केनो है ना तो वो शील्ड वोल्केनो हो जाएगा। इसमें बेसाल्ट फ्लो होता है, ये लार्जेस्ट होते हैं सबसे ज़्यादा। इसका एग्जांपल है देखो हवाईयन। ये मटेरियल दूर तक नहीं फैल पाया अर्थ पे, ये निकला और यहीं पे पास के पास में जमता चला गया और ऐसी शील्ड बना ली इसने। ये जो होते हैं मोस्टली बेसाल्ट के बने हुए हैं, तो जो बहुत फ्लूइड होता है, कंपोजिट वोल्केनो। इसमें जो इरप्शन होते हैं वो कूलर होते हैं और मोर विस्कस होते हैं। ये किसके रिजल्ट में होते हैं, एक्सप्लोजिव इरप्शन की वजह से। फिर देखो जो तो डेक्कन ट्रैप है ना इंडिया का, वो हमारा महाराष्ट्रियन प्लेट्यू, वो इसी ही टाइप का बेसाल्ट टाइप का है। फिर अपना आता है मिड ओशनिक रिज वोल्केनो, जो ओशन के एकदम सेंटर में बनते हैं ना, वो वोल्केनो। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे प्लेट हमारी दूर मूव हो रही है तो यहाँ पे मेरे वोल्केनोज निकलते हैं, मतलब पास में फिर यहाँ दूर में, तो ये ओशन के एरिया में हो जाएंगे। ये 70,000 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं ओशन में और जो इनका सेंट्रल पोर्शन होता है ना, वहाँ पे रेगुलर यहाँ पे वोल्केनो आते रहते हैं। फिर वोल्केनिक लैंडफॉर्म इंट्रूसिव, मतलब अर्थ के अंदर जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं ना वो अब मैं पढ़ूंगी इंट्रूसिव, और जो बाहर है वो एक्सट्रूसिव। सबसे पहले हो जाएगा, मान लो अगर अर्थ के अंदर ही कहीं दरार थी, वहाँ पे लावा चला गया और वो ठंडा हो गया तो इग्नियस रॉक बना लेता है। कूलिंग है ना, या तो सरफेस पे पहुँचने से पहले ही हो जाए या फिर स्टील एकदम नीचे पोर्शन में, डिपेंड करता है उसकी लोकेशन की। सरफेस पे आके हो रहा है तो हम उसको वोल्केनिक रॉक बोलेंगे, अगर वो सरफेस के अंदर ही जम गया तो उसको हम बोलेंगे प्लूटेनिक रॉक। बाहर जमेगा तो एक्सट्रूसिव, अंदर जमेगा तो इंट्रूसिव। कार्लडेरा एक टाइप का होता है, ये क्या है, मोस्ट एक्सप्लोजिव होता है। इसमें क्या होता है, इतनी तेज वोल्केनो फटता है, मतलब ये मेरी अर्थ थी तो पूरा का पूरा धरती फट गई, ये गड्ढा हो गया, कैल्डेरा बन गया। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, इसमें क्या होता है, हाईली फ्लूइड होता है, मतलब आप फ्लड से देखो, एक तरह से फ्लड आ रही है, बाढ़ आ रही है, यानी कि लावा इतना पतला है कि बाढ़ की तरह दूर तक बह रहा है, पानी की तरह। कई जगह तो एकदम 1000 ऑफ किलोमीटर तक बह रहता है ये। फिर आता है बैथोलिथ्स, ये है इंट्रूसिव, ये थे एक्सक्लूसिव, बाहर के थे एक्सट्रूसिव, ये इंट्रूसिव आ जाएंगे। जब
ये मेरा यहाँ से वोल्केनो निकल रहा था, इसने ऊपर अर्थ पे जाना था, ये मेरी लेयर है। तो अगर ये नीचे ऐसे इकट्ठा हो गया तो वो मेरा बैथोलिट्स बन जाएगा, अंदर अर्थ के अंदर है ये। और ये कब निकलेगा, जब मान लो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इरोजन हो गया और फिर ये थोड़े ईयर्स बाद ये पोर्शन मेरे को बाहर दिखाई देता है, लैकोलिथ हो जाएगा इसका छोटा पार्ट, ये डोम शेप। मतलब ये तो देखो इतना बड़ा पूरा एरिया था और ऐसे छोटे छोटे डोम से शेप बन जाएंगे, तो उसको मैं लैकोलिथ बोलती हूँ। बैथोलिथ के छोटे पार्ट होते हैं ये, और ये सब कनेक्ट होते हैं एक पाइप लाइक, मतलब एक पाइप, एक कहीं छेद था, ऐसे पाइप से अंदर वोल्केनो वो चला गया लावा और अंदर जाके ऐसी शेप में ये जम गया, वो चीज़ है। ये डोम्स के जैसे दिखाई देते हैं अंदर। हम ऊपर जाएंगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से मेरा लावा निकल रहा था, यहाँ पे बैकोलिथ थे, बीच में यहाँ कहीं इधर उधर मेरे को छेद दिख गया, दरार देख के वो लावा जाके जम गया, तो ये मेरी तीनों चीज़ें मिलती है। जब मेरा मटेरियल ऐसे जमेगा ना तो एंटी सिंक्लाइन और ये सिंक्लाइन, सिंक्लाइन और एंटी सिंक्लाइन ये बन जाएंगे, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला, इसको मैं ये बोल देती हूँ। और जब ऐसे सिल और शीट की तरह ऐसे जम जाएगा तो मैं इसको सिल और शीट बोलती हूँ, डिपेंड करता है इसकी थिकनेस पे। सिल थोड़ी मोटी थिकनेस हो जाएगी, शीट एकदम पतली हो जाएगी। फिर होता है डाइक्स, जो डाइक्स मेरे क्रैक के थ्रू जाके जम जाएगा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये डेवलप ऐसे लाइक वॉल लाइक स्ट्रक्चर में क्रिएट हो जाता है, डाइक्स हो जाते हैं। जो मेरा मोस्ट कॉमनली फाउंड है वो कहाँ पे मिलता है, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में। तो यहीं तक था हमारा चैप्टर, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।